सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे संपत्ति अंतरण अधिनियम पे, और ये आपको जानना बहुत जरूरी है, आपको जीवन में काम आएगा। जब भी आप कोई जमीन लेते हैं या कोई मकान मालिक से एग्रीमेंट कराते हैं, किसी की जमीन लीज पे लेते हैं, तो ये अधिकार आपके आपको जानना बहुत जरूरी है और आपको जीवन में भी काम आएंगे और वैसे भी जो कोर्ट प्रक्रिया उसमें भी काम आने वाले हैं। हम ज्यादा समय न लेते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आइए मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। सरकारी अनुदान की छूट भाई, ठीक है। तो संपत्ति जो अंतरण अधिनियम जो है, इसमें एक पॉइंट आता है सरकारी अनुदान। तो सरकारी अनुदान क्या होता है? इसका जो मतलब जो है बहुत सीधा है। यह कानून सरकारी जमीनों पर लागू नहीं होता, ठीक है। तो जो सरकारी जो जमीन जो होती हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होता। अगर सरकार अपनी तरफ से किसी को जमीन देती है या ग्रांट का मतलब है अनुदान, ठीक है, यानी कि सरकारी अनुदान ग्रांट पर छूट, तो सरकारी जमीनों पर यह कानून लागू नहीं होता, संपत्ति अंतरण अधिनियम में, ठीक है। तो उस पर इस अधिनियम के नियम लागू नहीं होंगे। सरकार अपने खुद के नियम और शर्त के हिसाब से वह जमीन दे सकती है भाई, ठीक है। जबरदस्त बात है यहाँ पे कि जो सरकार के पास कोई भी जमीन है, सरकार अपने हिसाब से नियम बना के, लगा लो कोई गरीब है उसको दे दिया कि हम 1 रुपये में जमीन दे रहे हैं भाई, ठीक है, तो दे सकती है सरकार, क्योंकि ये नियम इसके ऊपर लागू ही नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की बात है कि जो सरकारी संपत्ति अंतरण जो अधिनियम जो है वो किस पर लागू नहीं है, सरकारी जमीन पर वो लागू नहीं है। सरकार जैसे भी चाहे अपनी जमीन किसी को भी दे सकती है भाई, ठीक है। धारा 3, अब हम बात करते हैं धारा 3 की। संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 3, धारा 3 क्या बोलता है? स्थावर संपत्ति यानी कि निर्वाचन खंड के बारे में बोलता है। निर्वाचन जो खंड जो है, निर्वाचन खंड के बारे में बोलता है धारा 3 में, ठीक है। सॉरी, निर्वाचन निकल गया था मुझसे, तो निर्वाचन खंड है। निर्वाचन खंड के बारे में बोलता है सेक्शन। तो ये सेक्शन 3 जो है ये एक सेक्शन डिक्शनरी की तरह है, जो बताता है कि कानून में इस्तेमाल शब्दों का मतलब क्या निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये जो खंड 3 जो है, निर्वाचन खंड जो है धारा 3, ये क्या है? एक सेक्शन डिक्शनरी की तरह है, ठीक है। इसमें यह बताया जाता है कि कानून में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उनका क्या अर्थ निकलेगा, मतलब निकलेगा। कौन से कानून में? संपत्ति अंतरण अधिनियम के जो कानून में जो शब्द इस्तेमाल होंगे उनमें, ठीक है। पहला शब्द दे दिया स्थावर संपत्ति, ठीक है। तो धारा 3 में जो शब्द दिए हुए हैं उनका मतलब बताया हुआ, उनकी परिभाषा दी हुई है कि इस शब्द के बारे में ये परिभाषा, ठीक है। अब बात बता दी पहले धारा 3 में स्थावर संपत्ति। तो स्थावर संपत्ति क्या होती है? कानून कहता है कि जमीन और मकान तो अचल संपत्ति है, ठीक है, अचली है, लेकिन क्या चल संपत्ति नहीं है, ठीक है। क्या बोलता है कानून? कानून कहता है कि जमीन और मकान तो अचल संपत्ति है ही, ठीक है भाई, है, ये तो अचल संपत्ति है, चल फिर नहीं सकती, लेकिन क्या अचल संपत्ति नहीं है, ठीक है। तो क्या अचल संपत्ति नहीं है? आइए देखते हैं। खड़ा काष्ठ, ठीक है। अब मकान और जमीन तो ये क्या है? अचल संपत्ति है, लेकिन और क्या क्या है जो क्या नहीं है? अचल संपत्ति नहीं है भाई, ठीक है। अब मान लो जमीन है भाई, जमीन के ऊपर ये क्या है? जमीन अचल संपत्ति है। जमीन के ऊपर बना दिया मकान, ये भी अचल संपत्ति। जमीन के ऊपर लगाई यहाँ पे पेड़ है। अब आती है बात पॉइंट पे,
खड़ा काष्ठ भाई, जैसे शीशम या सागौन का पेड़ जिसे काटने के लिए उगाया गया है भाई। ठीक है, तो इसको काटने के लिए उगाया गया है, तो ये क्या है, जब तक वहां पे खड़ा है ये क्या है, अचल संपत्ति है, लेकिन जैसे ही इसको काट लिया जाएगा ये चल संपत्ति बन जाएगी। ठीक है, उगती फसलें, हम फसल उगाते हैं, ठीक है, सबको अधिकार, उगा रहे, गेहूं धान उगा दिया, ठीक है, जब तक वो जमीन में खड़ी है वो चल संपत्ति है, लेकिन वो है कैसे, वो चल संपत्ति है। घास जो सिर्फ चारे के काम आती है, इन तीनों को इस कानून में क्या माना गया भाई, चल संपत्ति माना गया भाई, क्योंकि इनका उद्देश्य काटकर इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो स्थावर संपत्ति वो होती है जो जैसे जमीन और मकान जो अचल संपत्ति है, लेकिन अचल संपत्ति क्या नहीं है, तो हम बोलते हैं खड़ा काष्ठ, जैसे शीशम या सागौन, तो ये पेड़ की किसके लिए उगाए गए थे, काटने के लिए उगाए गए थे। उगती फसलें, फसल किस उद्देश्य से उगाई गई थी, तो फसल काटने के लिए उगाई गई थी, घास चराने के लिए उगाई गई थी, इसलिए तीनों संपत्ति इस कानून में संपत्ति अंतरण अधिनियम में क्या है, चल संपत्तियां। ठीक है, क्यों है ये चल संपत्तियां, क्योंकि इनका उद्देश्य काट कर इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं लिखत। अब लिखत क्या होता है, अब शब्द आया संपत्ति अंतकरण में लिखत, इसका मतलब है कि कोई भी ये धारा जो तीन जो है उसमें परिभाषा दी हुई है सभी, संपत्ति अंतरण की अधिनियम धारा 3 में। ठीक है, इसका मतलब है कोई भी कानून, लिखत का मतलब है, इसका मतलब है कोई भी कानूनी दस्तावेज में, जैसे सेल डीड या गिफ्ट डीड में। ठीक है, या तो हम कोई संपत्ति खरीदते हैं वो रजिस्ट्री हो गई, या कोई गिफ्ट दे दिया तो उसमें जो लिखवा दिया वो, तो कोई भी कानूनी दस्तावेज, लेकिन ध्यान रहे इसमें क्या नहीं है, वसीयत शामिल नहीं है। ठीक है, वसीयत वाला अगर केस हो गया तो उत्तराधिकार वाले में चल जाएगा, वसीयत के लिए क्या है, अलग कानून होता है। ठीक है, लेकिन जो कानूनी दस्तावेज क्या बताया इसमें, जैसे सेल डीड या गिफ्ट डीड। ठीक है, जैसे हम संपत्ति लेते हैं तो उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, हमको कोई संपत्ति गिफ्ट में देता है तो वो लिख के देता है, तो ये बात शामिल है भाई इसमें, लेकिन वसीयत इसमें शामिल नहीं है। अगला जो पॉइंट है वो है अनुप्रमाणित भाई। अनुप्रमाणित क्या है भाई, इसका मतलब है गवाहों द्वारा पुष्टि करना भाई, यानी कि अनुप्रमाणित, अटेस्टेड कर दिया भाई गवाहों ने कि हम गवाह, हमारे सामने ये बात हुई है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब है गवाहों द्वारा पुष्टि करना। नियम ये है, नियम क्या है भाई, कम से कम 2 गवाह होने चाहिए भाई इसके, जब भी आप रजिस्ट्री करवाने जाओगे तो कम से कम 2 गवाह मांगे जाएंगे उसमें, बाकी ज्यादा भी हो सकते हैं। गवाहों ने खुद साइन करते हुए देखा हो या साइन करने वाले निष्पादक ने उनके सामने स्वीकार किया हो, हाँ ये मेरे साइन है भाई। ठीक है, तो गवाहों ने खुद साइन करते हुए देखा हो या साइन करने वाले ने, जो निष्पादक जो है उनके सामने स्वीकार किया हो कि हाँ ये क्या है, मेरे साइन है भाई। ठीक है, दोनों गवाहों का एक साथ होना जरूरी नहीं है भाई, वे अलग अलग समय पर भी क्या कर सकते हैं भाई, साइन कर सकते हैं, ये पाबंदी नहीं है भाई। ठीक है भाई, अब बात आती है मुद्दे पे, रजिस्ट्रीकृत भाई। रजिस्ट्रीकृत का शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर दस्तावेज सरकारी रिकॉर्ड यानी कि रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्ज होना चाहिए भाई। ठीक है, जो नियम उस समय चल रहे हो उनके तहत उसका क्या होना चाहिए भाई, रजिस्ट्रेशन जरूरी है भाई। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो रजिस्ट्रीकृत क्या है कि वह दस्तावेज जिसका सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, जो नियम उस समय चल रहे हो उनके तहत क्या है भाई, उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जैसे उस समय क्या फीस थी, क्या क्या प्रक्रिया थी। ठीक है,
अगला जो पॉइंट है हमारे पास आता है भूबंध। भूबंध की परिभाषा क्या है भैया? धारा 3 क्या बोलती है भूबंध के बारे में? इसका मतलब है ऐसी चीज जो जमीन से जुड़ी हो गई, वो क्या है? भूबंध है। भू यानी कि भूमि और बंध यानी कि जमीन से जुड़ी, जमीन में गड़ी हुई भाई, ठीक है। जैसे पेड़ और झाड़ियां जो काटने के लिए नहीं, फल या छाया के लिए होते हैं भाई, ठीक है। तो ये क्या है भाई? भूबंध है भाई। जमीन में धसी हुई जैसे दीवारें या कोई बिल्डिंग, ठीक है भाई। स्थायी फायदे के लिए जुड़ी वस्तु जैसे किसी बिल्डिंग में लगा दरवाजा या खिड़की। हालांकि दरवाजा अलग हो सकता है लेकिन वह घर के स्थायी और बेहतर उपयोग के लिए लगाया गया है, इसीलिए उसे भी क्या बोलते हैं भाई? भूबंध माना जाता है भाई, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं अनुयोज्य दावा क्या होता है, ठीक है। अनुयोज्य दावा क्या होता है? बिना गारंटी वाला उधार समझो भाई इसको, ठीक है। तो अनुयोज्य दावा क्या है? ये बिना गारंटी का क्या है? उधार। किसी को उधार दे रखा है लेकिन गारंटी नहीं है। क्या है भाई ये? जब आप किसी को पैसा देते हैं लेकिन उसके बदले में उसकी कोई चीज जैसे घर, गहने या कार गिरवी नहीं रखते, तो इसको बोलते हैं भाई अनुयोज्य दावा, यानी कि बिना गारंटी वाला उधार। तो आपने कोई चीज नहीं ली, उसकी नहीं गाड़ी ली, नहीं गहने लिए, नहीं कोई रजिस्ट्री गिरवी रखी, ठीक है, और फिर भी आपने उसको पैसे उधार दे दिए, तो ये है बिना गारंटी वाला उधार, अनुयोज्य दावा में। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को 20,000 रुपए दिए भाई, ठीक है भाई, दे दिए। अब यह 20,000 आपका दावा है भाई, ठीक है। अगर वो पैसे न लौटाए तो आप सिविल कोर्ट जाकर उस पर केस कर सकते हैं भाई, कोर्ट इस दावे को मानेगा भाई, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, याद रखना, किसी के साथ भी घटना घट सकती है, ठीक है। क्या नहीं होगा भाई अब इसमें? अगर आपने पैसे देते समय उसका घर गिरवी रखा है तो वह अनुयोज्य दावा नहीं कहलाएगा भाई, क्योंकि वह प्रतिभूति ऋण है भाई। अगर आपने घर गिरवी रखा है तो आप अनुयोज्य दावा नहीं कर सकते। यही पॉइंट होते हैं जो समझने वाले होते हैं। if आपने उसका मोबाइल गिरवी रख रखा और जाके अनुयोज्य दावा ठोक दिया आपने, तो वो अनुयोज्य दावा नहीं होगा, क्योंकि प्रतिभूति ले रखी है आपने उसकी, ठीक है। प्रतिभूति ऋण है, सिक्योरिटी ले रखी है आपने, गारंटी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम, सूचना भाई, नोटिस। कानून में सूचना का मतलब सिर्फ कान में बताना नहीं है, इसके 3 बड़े क्या है? नियम है, ठीक है। तो कानून में सूचना का मतलब कान में बताना नहीं है, इसके 3 बड़े नियम है। सूचना क्या है? आइए देखते हैं। असल में जानना भाई, जब आपको सच में पता है कि कोई चीज हुई है, जैसे किसी ने आपको बताया कि यह घर पहले से ही बिक चुका है भाई, ठीक है भाई। तो असल में जानना, जैसे आपको पहले से ही सूचना थी कि ये घर आपको आपने क्या हो गया है, ये पहले से ही बिक चुका है भाई, ठीक है। तो ये क्या है? असल में जानना भाई। अगला पॉइंट देखते हैं हम, जानबूझकर अनदेखा करना भाई। अगर आपको शक था और आपने जानबूझकर सवाल नहीं पूछे ताकि आपको सच पता न चले, तो कानून मानेगा कि आपको क्या था भाई? पता था। आप यह नहीं कह सकते कि मुझे किसी ने बताया नहीं भाई, ठीक है। ये भी क्या सूचना है? गौर उपेक्षा, अगर आपने वह बेसिक जांच पड़ताल नहीं की जो हर समझदार इंसान को करनी चाहिए थी, तो भी कानून मानेगा कि आपको सूचना थी, ठीक है। इसको बोलते हैं घोर उपेक्षा, ठीक है भाई। यानी कोई चीज ले रहे हैं आप, आपको जो बेसिक जांच पड़ताल होती है वो नहीं है, ठीक है। हर जो समझदार इंसान होता है वैसी, तो क्या है, आप कानून मानेगा कि आपको सूचना थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, रजिस्ट्री से जुड़ी बातें। अब बात करते हैं रजिस्ट्री से जुड़ी बातें, उन पे हम बात करते हैं भाई।
स्पष्टीकरण 1, यह हिस्सा सबसे जरूरी है। यह बताता है कि कब कानून यह मान लेगा कि आपको किसी प्रॉपर्टी के बारे में सूचना थी। सिर्फ रजिस्ट्री होना काफी नहीं है, ये 3 शर्तें होना चाहिए। ठीक है भाई, सही तरीका भाई, रजिस्ट्री सरकारी नियमों के हिसाब से बिल्कुल सही तरीके से हो गई होगी। 1908 का जो रजिस्ट्री एक्ट है उसके हिसाब से सरकारी सही तरीके से हो गई होगी रजिस्ट्री। ठीक है भाई, सरकारी हो गई, सही तरीके से हो गई। सही किताब में दर्ज रजिस्ट्रार ऑफिस में उस कागज को सही रिकॉर्ड बुक जैसे धारा 51 वाली बुक में फाइल किया गया हो। ठीक है भाई, इंडेक्स में नाम भाई, सबसे जरूरी बात है रजिस्ट्रार ऑफिस की इंडेक्स सूची में उस लेन देन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्री करा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अगर आप आज कोई जमीन खरीदने जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर उसका रिकॉर्ड चेक करें। ठीक है, अगर वहां रिकॉर्ड सही से दर्ज है और आप चेक नहीं करते, ठीक है, तो कल आप कोर्ट में यह नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था कि यह जमीन पहले ही किसी और की है। कानून कहेगा रिकॉर्ड मौजूद था, ठीक है, आपने चेक क्यों नहीं किया। हम मानेंगे कि आपको क्या थी भाई, सूचना थी भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। तो आप एक बार रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं भाई। स्पष्टीकरण 2 कि जमीन किसी और की नहीं है। वास्तविक कब्जा सूचना। ठीक है, यह नियम कहता है कि जो दिखता है कानून मानता है कि आपने वो देख लिया है। ठीक है, सरल शब्दों में, अगर आप कोई जमीन या मकान खरीद रहे हैं और उस पर कोई व्यक्ति पहले से रह रहा है, उसका कब्जा है वहां पे, तो कानून यह मानकर चलेगा कि आपको पता है कि वह व्यक्ति वहां क्यों है और उसका उस जमीन पर क्या अधिकार है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। आपकी यह ड्यूटी है कि आप उस व्यक्ति से जाकर पूछे, भाई तुम यहाँ किस हक से रह रहे हो, क्या तुम किराएदार हो या तुमने भी यह जमीन खरीदी है। ठीक है, कानूनी नतीजा क्या है, अगर आप बिना पूछताछ जमीन खरीद लेते हैं और बाद में पता चलता है कि रहने वाले व्यक्ति के पास उस जमीन का कोई कानूनी हक जैसे पुरानी सैलरीड या लीज था, तो आप कोर्ट में यह नहीं कह सकते कि मुझे तो लगा वो बस ऐसे ही बैठा है भाई। ठीक है, ये नहीं कह सकते भाई। कानून कहेगा कि कब्जा अपने आप में एक क्या है, सूचना है, आपको जांच करनी चाहिए थी भाई। ठीक है, तो आपको जांच करनी चाहिए थी। वो पुराना सैलरी ले रहा है और लीज पर था, हो सकता है बैठा हो। ठीक है, तो आप कोर्ट में जाकर यह नहीं कह सकते कि मुझे तो लगा कि वो बस ऐसे ही बैठा है। ठीक है, कानून कहेगा कि कब्जा अपने आप में क्या है, एक सूचना। ठीक है, तो उसके पास क्या था, जमीन का एक कानूनी हक था। आगे हम बात करते हैं स्पष्टीकरण 3, एजेंट को सूचना भाई, मालिक को सूचना भाई, यह एजेंसी के सिद्धांत पर काम करता है। कानून मानता है कि मालिक और उसका एजेंट जैसे वकील या प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है, मालिक या उसका एजेंट यानी कि वकील या प्रॉपर्टी डीलर एक ही दिमाग से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एजेंट को सूचना यानी कि मालिक को भी सूचना। ठीक है, सरल शब्दों में, अगर आपने किसी वकील या एजेंट को प्रॉपर्टी के काम के लिए रखा है और उस एजेंट को सौदे के दौरान प्रॉपर्टी से जुड़ी किसी कमी या सच्चाई का पता चल जाता है, तो कानून यह मान लेगा कि आपको यानी कि मालिक को भी वह बात पता चल गई है। ठीक है, यानी कि बड़ी बड़ी फर्म जो होती है वो क्या है, अपने वकील रखते हैं
और वो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे जमीन आप लो, तो वकील क्या करेगा, वो कागज देख लेगा। अगर ये पता, अगर एजेंट को पता है, कोई भी एजेंट हो उसको पता है, तो कानून ये मान लेगा कि किसको क्या है, मालिक को भी क्या था, पता था भाई। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपके वकील को पता चला कि प्रॉपर्टी पर बैंक लोन बकाया है, भले ही वकील ने आपको न बताया हो, कानून यही मानेगा कि आपको इसकी जानकारी थी। ठीक है, इसका एक अपवाद है भाई, तुरंत इसका एक अपवाद है, परंतु अगर आपका एजेंट ही धोखेबाज निकल जाए, ठीक है, इसका एक अपवाद क्या है, आपका एजेंट ही क्या निकल जाए, धोखेबाज निकल जाए। अगर एजेंट ने कपट किया और जानबूझकर आपसे वह बात छिपाई और उस धोखे में वह दूसरा पक्ष जिससे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं भी मिला हुआ था, ठीक है, तो फिर वह सूचना आप पर नहीं थोपी जाएगी भाई। यानी उस स्थिति में कानून आपको बेगुनाह मानेगा, क्योंकि आपके अपने ही एजेंट ने आपके साथ क्या किया भाई, फ्रॉड किया। ठीक है, अब बात करते हैं हम निर्वचन खंड क्या है। यह किसी भी कानून की क्या है, डिक्शनरी है। ये हम देख रहे थे पहले से ही धारा 3 में। मुकदम क्या है, कानून बनाने वाले चाहते हैं कि पूरे कानून में एक शब्द का मतलब एक ही रहे भाई। ठीक है, तो इसका जो मकसद जो था वो क्या था, इसका मकसद था कि कानून बनाने वाले ये चाह रहे थे कि पूरे कानून में एक शब्द का एक ही मतलब रहे, ये नहीं कि कहीं पे अलग मिले, कहीं पे अलग मिले। उदाहरण, अगर टीपीए यानी कि संपत्ति ट्रांसफर अधिनियम की धारा 3 में अचल संपत्ति की परिभाषा दी गई है, तो पूरे कानून में अचल संपत्ति का वही मतलब माना जाएगा। आप अपनी तरफ से कोई नया मतलब नहीं निकाल सकते। ठीक है, व्याख्या के नियम, कानून की व्याख्या। कानून की व्याख्या तब की जाती है जब कोर्ट को किसी शब्द या धारा को समझने में मुश्किल हो गई। यहाँ तुम्हारे बताए गए पॉइंट को हम आसानी में देखते हैं, क्या क्या पॉइंट है भाई। स्पष्ट भाषा भाई, तो कानून की जब हम व्याख्या करते हैं तो किस आधार पे करते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला है स्पष्ट भाषा। ठीक है, अगर कानून की भाषा साफ और सीधी है तो दिमाग मत लगाओ भाई। ठीक है, जो लिखा है वही मान लो। ठीक है, बात नंबर 2, रिष्टि को स्थान नहीं भाई। व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जिससे कानून की कमी दूर हो, न कि कोई गलत फायदा उठाए भाई, यानी कि रिष्टि नहीं उठाए। ठीक है, बात नंबर 3, उद्देश्यपूर्ण। कानून की व्याख्या करते हैं तो क्या होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। कानून जिस काम के लिए बनाया है वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, विधायिका का आशय भाई, अगर शब्द उलझे हुए हैं तो यह देखो कि इसे बनाने वाली सरकार या संसद का मकसद क्या था। ठीक है भाई, सही रास्ता चुनना, अगर एक बात के दो मतलब निकल रहे हो तो वह मतलब चुनो जिससे कानून का लक्ष्य पूरा हो, जो कानून जिस लक्ष्य से बनाया गया उसका वो लक्ष्य पूरा हो। ठीक है भाई, अलग शब्द अलग मतलब भाई, अगर कानून में दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल हुआ है तो मान कर चलो कि उनका मतलब भी अलग ही होगा भाई। ठीक है, कठोर व्याख्या भाई, कुछ खास कानूनों जैसे उपधारणात्मक या पुराने विशेष कानून को बहुत बारीकी से और सख्ती से पढ़ा जाना चाहिए भाई, तो कठोर व्याख्या हो गई भाई। टैक्स कानून भाई, टैक्स के नियमों को बहुत सख्ती से लागू किया जाता है, जैसे लिखा है वैसा ही होगा भाई, इसमें अपनी तरफ से कोई क्या है रियायत नहीं जोड़ सकते भैया। पूरी स्कीम को समझना, परिभाषा को सिर्फ अकेले मत पढ़ो बल्कि पूरे कानून की बनावट के साथ मिलाकर पढ़ो, न जोड़ना न घटाना। अगर भाषा साफ है तो जज साहब अपनी तरफ से उसमें कोई नया शब्द नहीं जोड़ सकते और न ही उसमें से नया शब्द हटा सकते, कोई शब्द हटा सकते। ठीक है, तो कानून का जो व्याख्यान होता है तो इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं।
अनुसूची की मदद भाई, ठीक है, अनुसूची की मदद। 10 तक यहाँ पे हो गए थे, अब 11वीं बात, अनुसूची की मदद भाई। कानून के आखिर में जो लिस्ट या अनुसूची दी होती है उसका मतलब उलझन सुलझाने के लिए किया जाता है भाई, ठीक है भाई। विशेष बनाम साधारण, अगर किसी मामले में एक साधारण कानून है और एक विशेष कानून, तो हमेशा विशेष कानून की बात मानी जाएगी भाई, यह भी ध्यान रखना भाई। साधारण अर्थ, जहां कोई कंफ्यूजन न हो वहां शब्दों का वही मतलब निकालो जो हम आम बोलचाल में निकालते हैं, ठीक है भाई। तो कंफ्यूजन हो तो आम बोलचाल में जो मतलब निकालते हैं वही निकालो, ठीक है। मनसा के अनुरूप, पूरी व्याख्या इस तरह होनी चाहिए कि कानून बनाने वाले की सोच के साथ मेल खाए भाई, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो ये थी, जब भी हम किसी कानून की व्याख्या करते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। ध्यान ले, जब भी क्या करता है, व्याख्या करता है या हम सोचते हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। अचल संपत्ति के बारे में हम बात करते हैं। अचल संपत्ति, इसकी परिभाषा एक जगह पूरी नहीं दी गई। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम टीपीए और जर्नल जो एक्ट जो है, क्लाजेज एक्ट जो है, तो अचल संपत्ति की परिभाषा एक जगह पे पूरी नहीं है। तो अचल संपत्ति की परिभाषा को समझने के लिए हम एक तो संपत्ति अंतरण अधिनियम, जिसको टीपीए बोलते हैं, उसको देखेंगे, और एक जो जर्नल ये क्लाजेज एक्ट जो है, इनको दोनों को मिलाकर देखना पड़ेगा, तब हमको अचल संपत्ति के बारे में जानकारी होगी। आइए चर्चा करते हैं परिभाषा क्या है। तो और ये जो जर्नल ये क्लाजेज जो एक्ट जो है, ये 1897 में आया, 1897 में, और इसमें आइए हम चर्चा करते हैं अचल संपत्ति की परिभाषा में। टीपीए की धारा 3, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3, यहां नकारात्मक परिभाषा है किसकी, अचल संपत्ति की। यह सिर्फ यह बताती है कि अचल संपत्ति नहीं है, ठीक है। तो टीपीए जो है अचल संपत्ति को नहीं मानती, ये बोलती है कि अचल संपत्ति नहीं है, ठीक है। तो नकारात्मक परिभाषा में। अब जर्नल जो क्लाजेज जो एक्ट जो है 1897 का, इसकी धारा है 3 की उपधारा है 26। यह सकारात्मक परिभाषा है भाई। तो यहाँ पे क्या है, अचल संपत्ति की क्या सकारात्मक परिभाषा है कि अचल संपत्ति क्या है भाई, ठीक है भाई। ये देखते हैं आगे अचल संपत्ति में क्या क्या आता है, ठीक है। आइए देखते हैं, दोनों कानूनों को मिलाकर देखें तो अचल संपत्ति के 3 मुख्य हिस्से हैं भाई, ठीक है। तो ये जो टीपीए जो है, इसकी धारा 3 ये नकारात्मक परिभाषा दे देती है अचल संपत्ति की। ये बोलती है क्या अचल संपत्ति नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं पे बात करती है कि अचल संपत्ति क्या नहीं है, ठीक है। और जो जर्नल ये क्लाजेज जो एक्ट जो है, ये बोलता है कि अचल संपत्ति क्या है, ठीक है। तो टीपीए बोलती है अचल संपत्ति क्या नहीं है, क्या अचल संपत्ति नहीं है। आइए देखते हैं आगे। तो दोनों जो कानून है इनको मिला के देखते हैं हम, अचल संपत्ति कौन कौन सी है भाई। भूमि भाई, जमीन की सतह, उसके नीचे की चीज यानी कि खनिज, और जमीन के ऊपर का हिस्सा जैसे तालाब झील, ठीक है भाई, अचल संपत्ति। बात नंबर 2, भूमि से उत्पन्न लाभ भाई, ठीक है। इसे कानून भाषा में क्या है, भूमि से उत्पन्न लाभ बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये भी क्या है, अचल संपत्ति है।
दोनों कानूनों की बात हो रही है, दोनों कानूनों को मिला के जो परिभाषा अचल संपत्ति की है वो। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। जो भूमि जो है उससे उत्पन्न जो लाभ होगा वो भी क्या है, अचल संपत्ति में बता दिया। उदाहरण देखते हैं। किसी तालाब से मछली पकड़ने का अधिकार, हाट बाजार से लगान वसूलने का अधिकार, या किसी जमीन से रास्ता निकालने का अधिकार। ये चीजें जमीन नहीं है लेकिन जमीन से जुड़ी हैं भाई, इसलिए क्या है भाई, अचल संपत्ति मानी जाती है। ठीक है, जैसे तालाब है, कोई तालाब से मछली पकड़ रहे हैं तो वो जमीन से जुड़ा तालाब, ठीक है, अचल संपत्ति है। हाट बाजार से लगान वसूलना, ठीक है, जमीन से जुड़े हैं, वो भी क्या, अचल संपत्ति। किसी जमीन से रास्ता निकालने का अधिकार, ठीक है, कोई जमीन है उससे किसी खेत का रास्ता है तो वो देना पड़ेगा, तो वो भी क्या, अचल संपत्ति। ये चीजें जमीन नहीं है लेकिन जमीन से जुड़ी हैं, इसलिए क्या, अचल संपत्ति मानी जाती है। ठीक है, भूमि से संलग्न वस्तु। आइए अब बात करते हैं भूमि से संलग्न वस्तुएं कौन सी है। यहाँ टीपीए की धारा 3 में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टीपीए की धारा 3 बोलेगी, और जो ये जो संपत्ति जर्नल जो एक्ट जो है उसमें इन दोनों को मिला के, यानी कि जर्नल एक्ट और टीपीए, इन दोनों को मिला के जो अचल संपत्ति के बारे में बोला गया है उनको यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब टीपीए की धारा 3 क्या बोलती है। जमीन में मूलित, जैसे बड़े पेड़ और झाड़ियां जो काटने के लिए नहीं बल्कि फल या छाया के लिए होते हैं, क्या है भाई, अचल है। जमीन में धसी हुई भी, जैसे मकान की दीवारें या नींव, क्या है भाई, अचल है भाई, अचल संपत्ति है। स्थानीय फायदे के लिए जुड़ी वस्तुएं, जैसे घर के दरवाजे, खिड़कियां या पंखे, ये चीजें घर जो कि धसी हुई हैं के बेहतर इस्तेमाल के लिए लगाई गई हैं, इसलिए ये भी क्या है, अचल है। ठीक है, पंखा चल तो रहा है लेकिन बेहतर इस्तेमाल के लिए लगाया गया है, जो कि धसी हुई है। ये भी क्या, खिड़कियां हो गई, दरवाजे हो गई, अचल संपत्ति बता रहा है किसमें, टीपीए में। आगे बात करते हैं अचल संपत्ति क्या नहीं है। अब बात यह आ गई कि अचल संपत्ति है क्या नहीं भाई, ये तो अचल संपत्ति के बारे में आ गया। और अचल संपत्ति क्या नहीं है, ये नकारात्मक है तो ये टीपीए के बारे में बोल रहा है। अब बात आ गई हमारी अचल संपत्ति क्या नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। कानून ने 3 चीजों को साफ तौर पर अचल संपत्ति की लिस्ट से बाहर रखा। ठीक है, इन्हें चल संपत्ति माना है। तो 3 चीजें हैं जिनको क्या मान लिया भाई, चल संपत्ति मान लिया। जुड़ी तो जमीन से है लेकिन क्या मान लिया, इनको चल संपत्ति मान लिया। खड़ा काष्ठ, ठीक है, जैसे पेड़ जिनका मकसद सिर्फ लकड़ी काट कर बेचना है, जैसे शीशम और सागौन। ठीक है, हम कई बार देखे होंगे सागौन के पेड़, बबूल के पेड़ लगा रहे हैं लोग, सफेदे के पेड़ लगा रहे हैं। कोई खेत है उसके में अंदर सफेदे के लगा दिए पेड़, सफेदे के पेड़ क्यों लगा दिए, क्योंकि काट कर बेचने के लिए तो लगाए हैं, इसलिए कानून इनको क्या मान रहा है, अचल संपत्ति नहीं बल्कि चल संपत्ति मान रहा है। तो खड़ा काष्ठ। ठीक है, दूसरा बताया उगती फसलें। फसलें हम क्यों बोते हैं, हम अनाज क्यों बोते हैं, खाने के लिए। व्यापारिक फसल जो होती है उनको व्यापार करने के लिए, जिससे जीवन यापन हो गई। तो दूसरी चीज जो बताई चल संपत्ति, वो बताई उगती फसलें भी, जैसे खेत में खड़ी गेहूं या धान की फसल। तीसरी बताई वही घास, जो केवल क्या है, चारे के लिए काम आती है। तो ये 3 चीजें क्या बताई, चल होते हुए भी क्या बता दिए, अचल संपत्ति, अचल संपत्ति होते हुए भी क्या बताए, ये चल संपत्तियां। तो इन 3 चीजों को क्या है, चल संपत्ति की लिस्ट से बाहर रखा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अचल संपत्ति क्या है, तो बस ये है, कहें क्या कहें, जमीन से मिलने वाले फायदे और जमीन से जुड़ी हुई हर वह चीज जो स्थायी है। बस इसमें काटने वाली लकड़ी, फसल और घास शामिल नहीं है भाई। जैसे किराया या मछली पकड़ना, तो किराया या मछली पकड़ना जमीन से जुड़े फायदे हैं, तो ये भी क्या है भाई, अचल संपत्ति है। आइए आगे चर्चा करते हैं। भूमि। अब भूमि की बात करते हैं भैया। भूमि शब्द का कानूनी मतलब हमारी सोच से कहीं ज्यादा व्यापक है।
तो भूमि जो शब्द है इसका कानूनी मतलब हमारी जो सोच है उससे ज्यादा व्यापक है। कानून में भूमि का मतलब सिर्फ वो मिट्टी नहीं है जिस पर हम चलते हैं, तो क्या है? इसे नीचे से पाताल तक और पाताल से आसमान तक के सिद्धांत पर समझा जाता है। तो कानून क्या बोलता है भूमि को? ठीक है, ये भूमि हो गई, तो यहाँ से नीचे से लेके जो ये पाताल है वहां तक, ठीक है, और जो पाताल है उससे लेके कहां थे? आसमान तक। ये क्या है? भूमि है। नीचे से पाताल तक और ऊपर से आसमान तक, ठीक है, सिद्धांत पर समझा जाता है। आइए देखते हैं भूतल पर। जमीन की ये ऐसे मान लो ये भूतल है, ठीक है, तो 3 हिस्सों में बांटा इसको, भूमि को कानून में क्या बोला है? भूतल पर। जमीन की ऊपरी सतह पर जो कुछ भी है वह भूमि है और इसीलिए अचल संपत्ति है, ठीक है। तो ये जमीन की परत हो गई जहां पर हम रह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है भाई? जमीन की ऊपरी सतह पर जो कुछ भी है वह क्या है? भूमि है, और इसे अचल संपत्ति, सॉरी, तो और क्या है? इसलिए अचल संपत्ति है। अब इसमें क्या क्या है? मिट्टी और कीचड़ में, जमीन पर जमी हुई मिट्टी या कीचड़ भूमि का हिस्सा है, ठीक है भाई। तो क्या है? अचल है। पानी, रुका हुआ या बहता हुआ किसी गड्ढे, तालाब या झील में भरा हुआ पानी क्या है भाई? अचल संपत्ति है। नदियां, यहाँ एक दिलचस्प बात है, भले ही नदी का पानी बह रहा हो लेकिन वह पानी हमेशा पृथ्वी की सतह के संपर्क में रहता है। इसीलिए कानूनन पूरी नदी की भूमि का हिस्सा और अचल संपत्ति माना जाता है, ठीक है। पानी बहता रहता है लेकिन क्या है? वो हमेशा पृथ्वी की सतह के संपर्क में रहता है, इसलिए कानूनन पूरी नदी को भूमि का क्या माना जाता है? हिस्सा और अचल संपत्ति है, ठीक है। भूतल के नीचे, अब ये भूमि थी, इसके नीचे आ जाओ, ठीक है। जमीन के नीचे जो कुछ भी कुदरती तौर पर मौजूद है वह क्या है? भूमि है, ठीक है। खनिज भाई, जमीन के नीचे दबे कोयले, लोहे या सोने की खाने क्या है? ये भी क्या मान ली भाई? कानून ने अचल संपत्ति मान ली। बाहर थोड़ी निकली है अभी, जमीन के अंदर ही तो है, अचल संपत्ति। जल स्रोत, जमीन के नीचे बहने वाले झरने या पानी के स्रोत भी क्या है? भूमि का हिस्सा माने जाते हैं, इसलिए क्या है? अचल संपत्ति है, ठीक है भाई। भूतल के ऊपर या अंतरिक्ष में, अब बात आती है भूतल है इससे ऊपर या अंतरिक्ष में बात आ रही है, ठीक है। यह सबसे जरूरी पॉइंट है। कानून कहता है कि आपकी जमीन के ठीक ऊपर का जो अंतरिक्ष है वह भी क्या है? आपकी भूमि का हिस्सा है और क्या है? अचल है। उदाहरण देखते हैं, अगर आपकी जमीन के ऊपर कोई बिजली का तार ले जाता है, ठीक है भाई, या बिना अनुमति के छज्जा निकालता है, तो वह आपकी अचल संपत्ति में दखल अंदाजी मानी जाएगी, ठीक है। ये जबरदस्त क्या है? डिस्प्यूट है। आपका घर है, आपके घर है, आपकी जमीन है, पास में क्या पड़ोसी है, पड़ोसी मकान बना रहा है, पड़ोसी ने आपकी साइड 5 फुट का छज्जा निकाल दिया, ठीक है। तो क्या है? अचल संपत्ति में दखल अंदाजी मानी जाएगी इसको। हालांकि बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाली हवाई जहाज के लिए अलग नियम है, लेकिन एक सीमित ऊंचाई तक का आसमान अपनी जमीन का ही क्या है? भाग है, ठीक है। आगे बात करते हैं अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति क्या है भैया? अब बात करते हैं अमूर्त संपत्ति। एक तो होती है मूर्त और एक अमूर्त। अमूर्त संपत्ति वो है जिसको हम देख नहीं सकते, ओनली छू सकते हैं, और मूर्त संपत्ति वो है जिसको हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं। अमूर्त का मतलब है ऐसी चीज जिसे आप छू नहीं सकते,
लेकिन वह क्या है, आपकी है भाई। ठीक है भाई। जैसे आपकी जमीन तो मूर्त दिखने वाली है, ठीक है, पर उस जमीन से जुड़ा अधिकार है, ठीक है, अमूर्त है, ठीक है, यानी कि आपका हक है उसके ऊपर, ठीक है। तो जमीन से जुड़ा अधिकार क्या है, अमूर्त है। कानून कहता है कि अगर जमीन अचल संपत्ति है तो उस जमीन से जुड़ा हुआ आपका हक या फायदा भी क्या है, अचल संपत्ति ही माना जाएगा भाई। ठीक है। जमीन से मिलने वाले लाभ के मुख्य उदाहरण भाई, मछली पकड़ने का अधिकार है भैया। कानून के हिसाब से तालाब या नदी का पानी अचल संपत्ति है। अब उस पानी में जो मछलियां हैं उसे पकड़कर बेचने का जो आपका अधिकार है वह भी क्या है, अचल माना जाएगा भाई। यहाँ अधिकार की बात हो रही है, पकड़ी गई मछली की नहीं भाई। तो अधिकार है, वो अधिकार दिख थोड़ी रहा है, तो वो क्या है, अमूर्त है। रास्ते का अधिकार भाई, अगर आप किसी दूसरे की जमीन का इस्तेमाल वहां से गुजरने के लिए करते हैं तो यह गुजरने का क्या है, आपका हक है भाई, आपकी अचल संपत्ति है भाई। ठीक है। पट्टे या किराएदार भाई, अगर आपने कोई मकान किराए पर लिया तो उस मकान में रहने का जो आपका हक है वह आपकी अचल संपत्ति है। ठीक है। इसी तरह मकान मालिक को जो किराया मिल रहा है वह भी जमीन से ही होने वाला लाभ है, तो वो भी क्या है भाई, अचल संपत्ति है। ठीक है। तो ये जो भी अधिकार हैं, जो रास्ते हैं गुजरने के, पट्टे पर या किराए पर दी हुई जमीन और जिसको लाभ मिल रहा है वो क्या है, अचल है। घाट का अधिकार भी, नदी को पार करने के लिए जो नाव या स्टीमर चलते हैं और उससे जो कमाई होती है उसे घाट का क्या बोलते हैं भाई, अधिकार कहते हैं। चूंकि नदी अचल संपत्ति है इसलिए उस पर व्यापार करने का यह हक भी क्या है, अचल है। ठीक है। तो यह भी क्या है, अचल संपत्ति है। खान से खनिज निकालने का हक भी, जमीन के नीचे सोना, कोयला या पत्थर निकालने का जो कानूनी अधिकार किसी कंपनी या व्यक्ति को मिलता है वह भी क्या है, अचल है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो जमीन से मिलने वाले ये लाभ है। ठीक है। आइए आगे। भूमि का बड़ा मतलब है। ठीक है। यहाँ भूमि का मतलब सिर्फ मिट्टी नहीं, इसमें क्या है, जमीन के ऊपरी यानी कि दुकान, मकान, तालाब, नदी, जमीन के नीचे खाने, कीमती धातु और खनिज सभी क्या है, भूमि है भाई। अगर कोई संपत्ति जैसे जमीन या तालाब अचल है तो उससे पैदा होने वाला हर वह फायदा या कानूनी अधिकार जिसे आप पैसे में तौल सकते हैं वह भी क्या है, चल अचल संपत्ति ही कहलाएगा भाई। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, अशरीर बोलते हैं भाई। ठीक है। अशरीर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अधिकार हवा में है भाई, कानूनी कागजों में नहीं है। ठीक है। तो ये अधिकार क्या है, हवा में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अशरीर बोलते हैं। ठीक है। और कानूनी कागजों में ये अधिकार नहीं है, कानूनी कागजों में है भाई। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, अशरीर कहते हैं। अशरीर क्यों कहते हैं, अशरीर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अधिकार हवा में है, कानूनी कागजों में है। आप इसे हाथ में पकड़कर कहीं ले जा नहीं सकते, यह उस जमीन के साथ ही रहेगा। ठीक है। तो आपको इसको हाथ में पकड़कर कहीं नहीं ले जा सकते। ठीक है। कानूनी कागजों में है। ठीक है। इसलिए क्या है, ये अचल है और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अशरीर ही बोलते हैं भाई। ठीक है। फिर से हम बात करते हैं भूबंध पर। भूबंध की परिभाषा को और गहराई से समझते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कोई चीज सिर्फ जमीन को छू रही है या उसमें धसी है, इतने भर से वह अचल संपत्ति नहीं होती। ठीक है। तो कैसे होती है, इसके पीछे दो मुख्य बातें होती हैं। वह जमीन में कितनी गहराई या मजबूती से जड़ी है और उसे वहां लगाने का क्या मकसद था, ये भी बात ध्यान में रखनी है।
ठीक है। तो ये नहीं है कि कहीं पे छू रही है भूमि को या थोड़ी धसी हुई है, ये नहीं है, वह जमीन में कितनी या गहराई या मजबूती से जुड़ी है भाई, और उसे वहां पे लगाने का क्या मकसद था, ये बातें भी देखी जाती है भाई। भूमन में, भूमि में निविष्ट वस्तुएं भाई, इसका मतलब है वे वस्तुएं जो जमीन को खोदकर उसके अंदर मजबूती से जमा दी गई है भाई, उसको बोलते हैं भूमि में निविष्ट वस्तुएं भाई। उदाहरण मकान की नींव भाई, पहले नहीं थी लेकिन बाद में जमा दी गई है। दीवारें, बिजली के खंभे भाई, ठीक है। इन्हें जमीन का हिस्सा बनाने के इरादे से गहराई तक गाड़ा जाता है, ये जमीन का क्या बन जाए, हिस्सा बन जाए। क्या अचल नहीं है भाई, अब क्या अचल नहीं है भाई, अगर कोई भारी चीज सिर्फ अपने वजन की वजह से जमीन में धस गई है, ठीक है, अपने वजन की वजह से धस गई है, तो वह अचल संपत्ति नहीं है। उदाहरण देखते हैं, एक भारी पत्थर या रोलर अगर खड़ा खड़ा 2 फीट धस गया, ठीक है, तो भी वह चल संपत्ति ही रहेगा, क्योंकि उसे वहां गाड़ने का कोई इरादा नहीं था, अस्थायी होता है, इसलिए यह क्या है, अचल संपत्ति नहीं है, ठीक है। तो इसको आप अचल संपत्ति नहीं बोल सकते, ठीक है। कोई पत्थर पड़ा अपने वजन से अपने आप, कोई गाड़ने का मकसद ही नहीं था उसका, रोलर कोई गाड़ी खड़ी वो अपने आप गई 10, ठीक है, तो मकसद थोड़ी था उसका गाड़ने का, तो वो अचल संपत्ति नहीं होगी, ठीक है। मकसद भी देखा जाएगा इसमें, कौन सी संपत्ति किसके लिए लगाई गई, क्यों लगाई गई, आगे बात करते हैं। जहाज का लंगर, यह जमीन में दशा होता है, लेकिन क्या है, अस्थायी होता है, इसलिए यह भी क्या है, अचल नहीं है, ठीक है। मशीनरी का पेचीदा मामला, यहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। अगर कोई मशीन सीमेंट के चबूतरे पर नट बोल्ट से कसी हुई है तो उसे आमतौर पर चल संपत्ति माना जाता है। क्यों माना जाता है भैया, नट बोल्ट से किसी सीमेंट के चबूतरे पर कोई मशीन लगाई हुई है तो अक्सर उसको ऐसे मान लेते हैं कि चल संपत्ति, नट बोल्ट को ले इसको काट के ले चलते हैं। क्यों, मकसद भाई, मशीन को जमीन के फायदे के लिए नहीं बल्कि व्यापार के फायदे के लिए लगाया गया है, ठीक है भाई। उदाहरण देखते हैं, शराब बनाने वाली फैक्ट्री में जमीन में गाड़े गए बड़े बर्तन, कोर्ट ने इन्हें चल संपत्ति माना भाई, क्योंकि उन्हें जमीन का हिस्सा बनाने के लिए नहीं बल्कि व्यापारिक काम के लिए अस्थायी रूप से गाड़ा गया था, ठीक है। तो मशीनगिरी भी क्या है, एक चल संपत्ति, क्योंकि कोर्ट ने जो शराब के जो बर्तन थे उनको क्या माना था, चल संपत्ति माना गया था, क्योंकि व्यापार करने के लिए लगाए गए, ठीक है। आगे बात करते हैं, चल और अचल और चल तय करने के 2 नियम भाई। हम कैसे बता सकते हैं कि ये संपत्ति चल है और ये संपत्ति अचल है भाई। अगर आपको पहचानना हो कि कोई चीज अचल है या नहीं, तो ये 2 सवाल पूछो भाई उससे, क्या, निविष्ट की प्रकृति भाई, क्या उसे उखाड़ने से जमीन या उस चीज को भारी नुकसान होगा, अगर हाँ तो वह संपत्ति अचल है, ठीक है। तो 2 सवाल पूछने हैं, क्या उस जो चीज है वहां पे उसको गाड़ा है, उसको उखाड़ने से जमीन या उस चीज को भारी नुकसान होगा, तो वो क्या है, वो चल संपत्ति है। दूसरा, उद्देश्य एवं आशय भाई, क्या उसे जमीन के स्थायी फायदे के लिए लगाया गया है, जैसे घर, या सिर्फ अस्थायी इस्तेमाल के लिए, जैसे शादी का टेंट या फैक्ट्री की मशीन भाई, ठीक है। तो उद्देश्य और आशय भी देखना होगा। एक तो हम ये सवाल पूछेंगे, ठीक है, तो 2 सवाल हैं, इनको ध्यान में रखना, ये बता देंगे, इनसे पता चल जाता है कि चीज अचल है या अचल है। अब हमने शादी का टेंट लगा दिया, एक मकसद के लिए लगाया, शादी हो गई, टेंट उखाड़ लेंगे, चल रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, अगर मकसद स्थायी फायदा है तो क्या है, वो अचल है। 2 ही बातें, अगर उसे वस्तु को लगाने का मकसद है
अस्थाई फायदा, स्थाई फायदा की स्थाई रहे तो क्या वो अचल है। अगर मकसद सिर्फ व्यापार या अस्थाई उपयोग का है तो वो क्या है, चल है। ये दो बातें याद रखना। अगर मकसद है किसी वस्तु को लगाने का जमीन के अंदर, अगर स्थाई फायदे के लिए कि हमको इसको फायदा मिलता ही रहे तो क्या वो चल है। अगर मकसद सिर्फ व्यापार या अस्थाई उपयोग का है कि जब तक हमारा व्यापार चल रहा है तब तक लगाए रखोगे, पर उघाड़ ले जाएंगे तो वो क्या है, चल है। आगे बात करते हैं। निविष्ट वस्तुओं से संलग्न वस्तुएं भाई, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी चीजें जो खुद तो जमीन के अंदर नहीं गड़ी, लेकिन वह ऐसी चीज से जुड़ी हैं जो जमीन में मजबूती से धसी हुई है, जैसे दीवार, ठीक है। जैसे दीवार है, दीवार पर हमने कोई कील गाड़ दी, दीवार तो जुड़ी हुई है जमीन से और कील जुड़ी है किससे, दीवार से। ये देखते हैं नियम। नियम क्या है भाई, इसे बोलते हैं निर्विष्ट वस्तुओं से संलग्न वस्तुएं, ठीक है। नियम, कोई चीज अचल संपत्ति तब मानी जाएगी जब, कब मानी जाएगी, वह स्थायी रूप से जड़ी होगी, वह उस भवन या घर के बेहतर इस्तेमाल के लिए लगाई गई होगी, ठीक है। अब घर बना, घर में हमने टांग दिया पंखा, स्थायी के लिए लगाया हमने तो, ठीक है। आइए देखते हैं उदाहरण। उदाहरण देखते हैं भाई, घर के दरवाजे भी, ठीक है, स्थायी रूप से लगाए हैं, ये खराब नहीं हो। खिड़कियां और शटर भी, ये भी क्या है, अचल है। ये दीवार से जुड़े हैं ताकि आप घर का सही से इस्तेमाल करें भाई, इसलिए क्या है, अचल संपत्ति है भाई, ठीक है। क्या अचल संपत्ति नहीं है भाई, अब क्या है जो अचल संपत्ति नहीं है, ध्यान रखना। बिजली के बल्ब, तो ये अचल संपत्ति नहीं है, ठीक है। तो बिजली के बल्ब कौन सी अचल संपत्ति हो गई। पंखे भाई, ये भी अचल संपत्ति नहीं है। खिड़की के पर्दे या सजावट का सामान, ये क्या है, अचल संपत्ति नहीं है भाई, ठीक है। और जो दरवाजे हैं, खिड़कियां, शटर हैं, ये क्या है, अचल संपत्तियां मानी गई है, ठीक है। इन्हें आप घर को सजाने के लिए लगाते हैं, घर को घर बनाए रखने के लिए नहीं। इन्हें आसानी से हटाया जा सकता है, इसलिए क्या है भाई, चल संपत्तियां। तो जिसको आसानी से हटाया जा सके वो चल, और जिसको आसानी से नहीं हटाया जा सके वो क्या है, अचल। चल, अचल, अचल और चल, ठीक है। केस देखते हैं अभी। सांगयोग इंजीनियरिंग बनाम योगराज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सांगयोग इंजीनियरिंग केस था। इस मामले में क्या कहा गया, इस मामले में कोर्ट ने कहा कि काम तो आसान बनाने के लिए मिट्टी में गाड़े गए हॉट मिक्स प्लांट और क्रेशर प्लांट अचल संपत्ति नहीं है, ठीक है। यानी कि काम को आसान बनाना है, तो काम को आसान बनाने के लिए आपने क्या किया है, जमीन में गाड़ दी क्या, हॉट जो मिक्स जो है प्लांट और जो क्रेशर प्लांट है। तो कोर्ट ने कहा ये क्या है, काम को आसान बनाने के लिए, इसलिए क्या है, अचल संपत्ति नहीं है, क्योंकि इन्हें काम खत्म होते ही बाद हटाया जा सकता है और इनका उद्देश्य जमीन का फायदा नहीं बल्कि काम को पूरा करना है, ठीक है। अब ऐसे मानो कोई ईंटों की फैक्ट्री है, ब्लॉकों की फैक्ट्री, ब्लॉक जो छोटी छोटी ईंट होती है उनकी फैक्ट्री है, वहां पे मिक्सचर मशीन लाके सेट कर दी, ठीक है। और वो मिक्सचर मशीन है 2 साल हो गया वहां पे सेट होते हुए, वहीं पे वो उनसे काम निकाला रहा है, ठीक है। तो क्या वो मिक्सचर मशीन अचल संपत्ति हो गई, जमीन में गई तो लग, वो अचल संपत्ति नहीं है, वो चल ही संपत्ति है। क्यों, क्योंकि वो काम पूरा करने के लिए लगा रखी है, वहां पे काम पूरा हो गया तो फैक्ट्री कहीं पे भी अगर उठ के चल गई तो वहां से उखाड़ ले जाएंगे उसको, ठीक है। तो काम को पूरा करना था।
इसलिए वो वहां पे लगाई हुई है। एक केस और देखते हैं। इस केस में ये यही बात कही थी भाई, सांगयोग इंजीनियरिंग वाले केस में कोर्ट द्वारा। एक कैनरा बैंक का केस है। डी विकस मया बनाम कैनरा बैंक। डी विकस मया बनाम जो कैनरा बैंक है उसका केस है। यहां कोर्ट ने कहा कि अगर पट्टे की जमीन, यहां पे कोर्ट ने क्या कहा, अगर पट्टे की जमीन, एक मिनट रुकना, क्या कहा यहां पे, अगर पट्टे की जमीन पर नट बोल्ट से मशीन कसी गई है, ठीक है, वो लीज पर जमीन ली है और उस पे एक मशीन कस दी, तो वह अचल संपत्ति नहीं है जब तक यह साबित न हो जाए कि इसे हमेशा के लिए वहां लगाने का इरादा था, तब तक इसे चल संपत्ति ही माना जाएगा। इस केस में ये बात कही थी, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। पृथ्वी में मूलित वस्तुएं, ठीक है, इसका मतलब है पेड़ पौधे और झाड़ियां जो अपनी जड़ों की वजह से जमीन का हिस्सा बन जाते हैं, ये क्या है भाई, पृथ्वी में मूलित वस्तुएं हैं। सामान्य नियम, पेड़ पौधे अचल संपत्तियां होती हैं क्योंकि वे अपनी जड़ों से जमीन में टिके होते हैं भाई। अपवाद क्या है इसका, यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, खड़ा कास्ट भाई, ठीक है, जो हम खुद बोलते हैं स्टैंडर्ड के लिए, तो ये क्या है, अचल संपत्ति नहीं है भाई, ठीक है। खड़ा कास्ट का खास नियम है, यह वह अपवाद है जिसका जिक्र तुम्हारी आखिरी लाइन में है, यानी कि ये रहा। कानून कहता है कि अगर किसी पेड़ को उगाने का मकसद उसकी लकड़ी काटकर फर्नीचर, घर का औजार बनाना है, तो वह पेड़ अचल नहीं बल्कि क्या है, चल संपत्ति है। हमने बोया खुद ने लकड़ी काटने के लिए, जैसे देखे होंगे आजकल अरेडा बोलते हैं जिसको, उसकी खेती तो वो तो नहीं मिलते बहुत ज्यादा, और सफेदा बोलते हैं जिसको, सफेदे की खेती करते हैं लोग, और आजकल तो ये चंदन की भी लग गए करने, तो वो बोए किस लिए, वो काटने के लिए बोए, तो वो क्या है, चल संपत्तियां। चल संपत्ति कौन से पेड़ होते हैं भाई, अब बात आती है चल संपत्ति कौन से पेड़ होते हैं जिनका फर्नीचर बनता है, सीधी बात है, जैसे शीशम, नीम, बबूल, सागौन या बांस, ये क्या है सभी, ये चल संपत्तियां। चूंकि इनका इस्तेमाल मेज, कुर्सी या घर बनाने में होता है, इसलिए इन्हें खड़ा कास्ट मानकर चल संपत्ति माना जाता है। अचल संपत्ति कौन से पेड़ होते हैं, फल देने वाले पेड़ जैसे आम, जामुन, जब तक कि उन्हें काटने के इरादे से न लगाया गया हो, वो क्या अचल संपत्तियां। आइए आगे चर्चा करते हैं। यहां हम ये समझते हैं कि कब एक हरा भरा पेड़ अचल संपत्ति से चल संपत्ति बन जाता है। अब कई बार पेड़ नहीं काटते, तो उसके बारे में बताया कब एक पेड़ अचल संपत्ति से चल संपत्ति बन जाता है। इरादा सबसे बड़ी बात है इसमें, इरादा, ठीक है। इरादा क्या, पेड़ लगाने का। खड़ा कास्ट क्या है, आसान भाषा में खड़ा कास्ट एक का मतलब वह पेड़ है जिसे इस इरादे से लगाया या रखा गया है कि उसे काटकर उसकी लकड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें इरादा बहुत मायने है, इरादा रखा जाता है क्यों लगाया गया। नियम, वैसे तो जमीन से जुड़े पेड़ अचल संपत्ति होते हैं, लेकिन अगर वे खड़ा कास्ट की श्रेणी में आते हैं तो कानून उन्हें चल संपत्ति मान लेता है, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, कैसे पहचाने कि पेड़ चल है या अचल। भाई 2 पॉइंट है, खड़ा कास्ट चल संपत्ति है अगर पेड़ की लकड़ी का उपयोग इन कामों के लिए होना है तो वो क्या है, चल संपत्ति है। घर बनाने के लिए जैसे खड़ी, खुम्बे, चौखट, कड़ी बनाने के लिए जो घरों में लगाई जाती है, खम्बे हो गई, चौखट हो गई, दरवाजे हो गए, ठीक है, अगर इनमें इस्तेमाल हो रहा है तो क्या है, चल संपत्ति है।
फिर फर्नीचर के लिए मेज कुर्सी अलमारी के लिए है पेड़, तो वो क्या है, चल संपत्ति है। उदाहरण शीशम, नीम, बबूल, सागौन, साखू। बांस, कोर्ट ने साफ कहा कि बांस का इस्तेमाल ज्यादातर खंबे या घर बनाने में होता है, इसलिए ये क्या है भाई, चल संपत्ति। ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। आगे चर्चा, फलदार वृक्ष अचल संपत्ति है भाई। अगर पेड़ को इसलिए लगाया गया है कि वह सालों साल खड़ा रहे और आपको फल देता रहे, जैसे आम, महुआ, जामुन, कटहल, ठीक है, ये सालों साल क्या देते हैं, फल देते हैं। तर्क, यहाँ मकसद लकड़ी काटना नहीं बल्कि पेड़ को जमीन पर बनाए रखना, उसका फल खाना, इसलिए क्या है भाई, अचल संपत्ति है भाई। अगर आप आम के बाग को इस शर्त पर बेचते हैं कि खरीदने वाला पेड़ों को तुरंत काटकर लकड़ी ले जाएगा, तो वही आम के पेड़ जो पहले अचल थे अब समझौते के कारण क्या हो गए भाई, खड़ा काष्ठ या चल संपत्ति बन गए, ठीक है, ध्यान रखना। कानून यह मानता है कि खड़ा काष्ठ अपनी जड़ों से खुराक तो लेता है, लेकिन वह जमीन का हिस्सा सिर्फ अस्थायी रूप से है, ठीक है, क्योंकि उसका असली ठिकाना तो क्या है, कॉरपोरेट की दुकान है, व्यापार करना है। आगे बात करते हैं, इरादा। इरादा हम पहले बता दिया था कि इरादा जरूर है, किसी पेड़ को बोया तो किस इरादे से बोया। कोई पेड़ या फसल चल है या अचल, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह जमीन से जुड़ा है या नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं, ठीक है। फलदार वृक्ष भाई, आम, महुआ, खजूर या ताड़ के पेड़ आमतौर पर क्या है भाई, अचल संपत्ति माने जाते हैं भाई, आमतौर पर भाई। वजह, इन्हें उगाने का मकसद इनकी लकड़ी काटना नहीं बल्कि सालों साल इनसे क्या लेना भाई, फसल, ताड़ी या छाया प्राप्त करना है, ठीक है, तो जिससे सालों साल हमको फायदा मिले वो क्या है, अचल संपत्ति है। कानूनी तरक्कियां है, चूंकि ये पेड़ जमीन पर लंबे समय तक बने रहेंगे और आपको लाभ देते रहेंगे, इसलिए क्या है भाई, अचल संपत्तियां। आम के पेड़ का पेचीदा मामला भाई, इरादा ही सब कुछ है भाई। आम का पेड़ फल भी देता है और उसकी लकड़ी काष्ठ भी काम आती है भाई। यहाँ शांतिबाई बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे का केस बहुत मशहूर है। आम के पेड़ के लिए शांतिबाई बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे। अचल कब है भाई, अगर मालिक चाहता है कि पेड़ हरा भरा रहे और फल देता रहे तो वो क्या है, अचल है भाई। चल कब है, अगर मालिक ने पेड़ इस शर्त पर बेचा या रखा है कि उसे जल्दी ही काट दिया जाएगा ताकि उसकी लकड़ी का इस्तेमाल फर्नीचर या भवन निर्माण में हो सके भाई, ठीक है, तो वो चल है भाई। जैसे ही काटने का इरादा पक्का हुआ वह काष्ठ बन गया और चल संपत्ति कहलाएगा, ठीक है। उगती फसलें क्या है, सभी चल संपत्तियां, ठीक है। खेत में खड़ी गेहूं, धान, गन्ना, आलू या नील की फसलें हमेशा चल संपत्ति है, क्योंकि बोया इसलिए जाता है क्योंकि काटा जाएगा। वजह, फसल का अपना कोई स्वतंत्र जीवन नहीं होता, वह पकते ही काटे जाने के लिए उगाई जाती है। वह जमीन का स्थायी हिस्सा नहीं बनती बल्कि सिर्फ जमीन से पोषण जो है वो लेती है। लताओं का मामला भी, अंगूर की बेल या पान के पत्ते भी फसल की श्रेणी में आते हैं भाई और चल संपत्ति माने जाते हैं, ठीक है, ये भी क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, घास। घास भी क्या है, एक चल संपत्ति। घास का एकमात्र उपयोग पशुओं का चारा है भाई, इसे या तो काटा जाएगा या पशु इसे चर लेंगे। मालिक का इसे स्थायी रूप से जमीन पर रखने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। एक जरूरी पॉइंट देखते हैं, घास बनाम घास काटने का अधिकार। यहाँ कानून थोड़ा गहरा हो जाता है, इसे ध्यान से समझो। घास खुद भी चल संपत्ति है क्योंकि इसे काटना है। घास काटने का अधिकार यह अचल यानी कि अमूर्त संपत्ति है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि यह अधिकार आपको उस जमीन से लाभ लेने की शक्ति देता है। आपको जमीन से क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। वैसे तो घास काटना एक चल है, घास
खुद है। इसे, क्योंकि इसे काटना क्या है, चल संपत्ति। लेकिन घास कहाँ से जुड़ा, भूमि से, और भूमि से जुड़ा तो क्या है, घास काटने का क्या है, अधिकार। यह क्या है, आपका अचल यानी कि अमूर्त संपत्ति है। क्यों, क्योंकि यह अधिकार आपको उस जमीन से लाभ लेने की शक्ति देता है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, जमीन से जुड़े लाभ प्रद हित हमेशा क्या होते हैं भाई, अचल संपत्ति होते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझ में आए होंगे, और ऐसे ही हम आपके सामने क्लास लाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।